टेक्नोलॉजीज कौन देंगे आपको? स्टार्टअप्स। फेल प्रूफ डिटरेंस से क्या होगा? दैट यू विल मेक श्योर दैट द लार्जर साइनो इंडियन रिलेशनशिप is not hostage to the LAC. अभी क्या होता है? If you rely too much on CBMs and not your deterrence, what happens? Foreign policy, diplomacy comes to rescue failures of deterrence. Diplomacy must ride on strong deterrence. You ensure LAC में deterrence and now see where you have to invest. अभी देखिए दूसरी हकीकत भी क्या है? The military component of the power differential with China is $400 billion. It is a fact. There are limits to valor. So you now need to see, as I was saying, thoda defense spending. What about investments in strategic instruments of deterrence? Missiles, hypersonics, those instruments which target Beijing and the western coast. तो ये पूरी सोच जो आप कह रहे हैं ना, it is turned to the seas within these budgets, but it is entirely possible to do this without becoming exorbitant on your budgets. अब उसमें वो पहली बात जो मैंने बोला, if you are not economical with your costs, आप कितना भी बजट बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अमेरिका का हाल है, $950 billion and a failing an opera of failing deterrence. तो ये जो पूरा comprehensive reform है, startups, declining costs, ये सब चाहिए. So you have to look at this whole thing as a integrated enterprise. आप सब कुछ कर लें और R&D में पैसा ना लगाएं, मतलब ही नहीं है. So अभी we are in the big league. We can't have those lower order laziness inefficiencies of the past. अभी तो चाइना से मुकाबला है यार, यूएसए से भी मुकाबला है. डायरेक्ट ना हो तो हम बात करते हैं ट्रम्प के साथ. If we have a favorable Trump team, can we reach a modus vivendi on this tariffs and technology? वो कह रहे हैं टैरिफ बढ़ाओ वगैरह, उसमें हमें कुछ करना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी सर्टनली, जैसे हमने सेमीकंडक्टर्स में किया है, आप एआई में करो, उसमें करो. देखो आप ये फेल प्रूफ डिटरेंस कर लो चाइना के साथ वहाँ पे. और देखो एक और बात है कि चाइना हैज नॉट डन दिस डील आउट ऑफ सर्टेन गुड नेबरलीनेस. 4 साल वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और बहुत जगह वी हैव बीन प्रीटी फर्म. द मैसेज हैज गॉन टू हिम दैट एलईसी पे इतना आसान नहीं है. बट नाउ वी मस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दी अदर्स. नहीं तो फिर वही 10-15 साल बाद हमको यहाँ गैप नजर आएगा. So our main thing is that in the strategic military domain we are not thinking with the sharpness. हमारी जो सोच है वो उतनी, what is the word for, उतनी पैनी नहीं है. It has to be very focused. सर वेस्ट एशिया में भी हमने जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमने ये देखा था कि जो ड्रोन्स हैं दे हैव प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल और बिलियंस ऑफ, हमने वो लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था. लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट एज अ मिलिट्री लीडर अगर आप देखते हैं आप, बिकॉज लेबनान इज प्रोजेक्टिंग इट एज अ विन कि लाइक वी फोर्स्ड नेतन्याहू टू विड्रॉ. उनके पास हमारी 1 इंच जमीन नहीं है. सदर्न लेबनान के आगे हमने उनको बढ़ने नहीं दिया थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट और वहां से भी उनको लास्ट में छोड़ के जाना पड़ा है. सो इट्स अ विक्ट्री फॉर लेबनान और ये जीत आई है, ये लेबनान के लोगों की जीत है. इस तरह से प्रोजेक्शन किया जा रहा है. व्हाट व्हेन यू लुक एट इट, डू यू लुक एट इट एज अ विक्ट्री ऑफ लेबनान और अ मिलिट्री विक्ट्री फॉर इजराइल? बिकॉज मिलिट्री में तो सर फिर आप ऑब्जेक्टिव्स देखते हो ना, आपकी सक्सेस या फेलियर इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव थे उनमें से कितने अचीव हुए. हसन नसरल्ला को मारना तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता बिकॉज वो तो वैसे भी मार सकते थे उसको पहले भी. यू नीड नॉट टू हैव अ वॉर विद लेबनान इन ऑर्डर टू डू सो. हाउ डू यू एनालाइज इट? ये मेरा ये मानना है कि 1967 was a benchmark moment in geopolitics of West Asia. उस टाइम जो इजराइल को अरब नेशनलिज्म से चुनौती थी, इजिप्ट, जॉर्डन, एंड दे थॉट क्या है ये इजराइल एक छोटा सा देश है, इसको हम खत्म कर देंगे. नासिर के जमाने में, अब्दुल गमाल नासिर. When Israel came out winner in that war, 67 and 73, थोड़ा reverse, but ultimately Israel, the IDF acquired an aura of invincibility. कि भाई nobody can touch Israel, even in a very adverse neighborhood. और ये मानना पड़ेगा. IDF और फिर ये सब, this was a thing. जब ईरान आया और ईरान ने ये जो प्रॉक्सीज खड़े किए, हमास, हिजबुल्लाह, ये वो जो ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी थी,
वो उस पर चोट लगी इसराइल की. इट्स नो लॉन्गर इनविंसिबल. इट इज ऑल्सो नॉट ऑटोनमस. पहले इसराइल ने यूएसए को बोला कि आप हमको बस मदद करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए. वी विल सॉर्ट दिस आउट. टुडे कुड दे हैव सर्वाइव विदाउट थॉट? सो इनविंसिबिलिटी और ऑटोनॉमी पे चोट जरूर लगी. तीसरा मेरा ये मानना है कि इन्होंने ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज की, गुड आर्मीज डोंट डू, इतना नहीं, उससे भी इनका नुकसान. एंड आई बीन कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग व्हेन आई रिस्पेक्ट आईडीएफ अ लॉट, बट दे हैव ओवरडन दिस कार्ड. आई थिंक इंडियन आर्मी हैज बीन फार वाइजर इन कश्मीर. यस, कोई कंपैरिजन नहीं है, करना ही नहीं चाहिए. तो ये तीन चीजें हैं. बट देखिए, दो चीजें, क्या उनको नुकसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है. हिजबुल्लाह हिल गई है, हमास को भी चोट. देखिए प्रॉब्लम क्या है. आई एम टोल्ड Hezbollah, Hamas had some 42 battalions. 21 have reconstructed. Yes. And Petraeus puts it very well. He says degradation is only when you destroy their ability to reconstruct. वो नहीं हो रहा है. So on military, but yes, see some things like Nasrallah is not an ordinary commander. नसरुल्लाह का जो वेट था वो सीरिया में भी था. ये जो अलेप्पो में हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ नसरुल्लाह, बिकॉज ऑफ हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर. सी, सीरिया वाज अ बेस फॉर हिजबुल्लाह. तो इन्होंने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, जो वहाँ एमिनिशन उठाया है, नडास को मारा है, ऑल दैट. तो आई एम सेइंग टुडे इट विल बी 70-30 in Israel's favor. But at one time it was 95-5. That invincibility has gone. IDF का वो चमक नहीं. And they also have a problem. AD interceptors नहीं है, THAAD नहीं, उनको रिजर्विस्ट के साथ प्रॉब्लम है. देखिए सर, इजराइल ईरान का हम देखें, जो ईरान वाज बेसिकली तो रिंग मास्टर तो वही था ना, ईरान ही. सर एक दिन के अंदर उन्होंने सारा एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा के रख दिया उनका. ये थोड़ा वेस्टर्न नैरेटिव. आई डोंट नो हाउ इट इज. दोनों साइड्स, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑन दैट नाइट. नहीं, वो फरीद ज़करिया आकर के यहाँ पे बता रहा था ना, घूम घूम करके, कि मतलब आप भी खरीद रहे हो S-400, देख लो S-300 का क्या हाल हुआ है, एक दिन में सारे उड़ा के. प्रूफ क्या है? मैंने भी सुना है. अच्छा, उधर की कहानी क्या है? That F-35s were detected. वो भी ट्रू है क्या? Stealth aircraft detected. So this is a matter of narratives. You will not know. अच्छा, अगर इतना वीकन हो गया होता, Israel would have gone for the final kill. छोड़ता वो ईरान को? I don't think so. So I don't know. But then उस रात को हुआ क्या असलियत? That nobody knows. Both sides are claiming. आप कहते हैं साहब आपने F-35 पिकअप कर लिए, और वो कहते हैं कि नहीं आपने S-300 डिस्ट्रॉय कर दिया. आई थिंक द ट्रूथ लाइज समवेयर. नॉट ओनली S-300 डिस्ट्रॉय कर लिए, एंटायर एयर डिफेंस सिस्टम ही डेसिमेट कर दिया पूरा. तो फिर अगर इतनी आप में काबिलियत है तो रशिया के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? वो तो सर ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना, ये लोगों को पसंद नहीं आते. आई एम नॉट टू श्योर, बट आई डोंट थिंक इट इज दैट. इट इज नॉट दैट. बट यू सी, जब हम इसकी बात करेंगे ना, अच्छा दूसरी देखो बात के लेवल में बड़ी बात ये है, अभी लिटानी रिवर के नॉर्थ में हिजबुल्लाह चली गई है, साउथ में इजराइल है, IDF 60 दिन में वापस आ जाएंगे. Who will enforce the ceasefire? लेबनीज आर्मी का तो ये हाल है. मैंने सुना उनके जो सोल्जर्स हैं, जवान हैं, $100 a month सैलरी. वो तो मूनलाइट करते हैं टैक्सी चला के. ये आर्मी क्या उसको इन्फोर्स करेगी? और नेतन्याहू साहब कहते हैं कि अगर कोई वायलेशन हुआ, अगर रीआर्म हुए, अगर आपने टेररिस्ट एक्टिविटी रिज्यूम की, अगर आपने टनल खोदे, तो हम दोबारा करेंगे. आई डोंट सी दिस सीज़फायर लास्टिंग वेरी लॉन्ग. दूसरा एक और बात दो चीज, हिजबुल्लाह ने चोट जरूर खाई, बट आई एम टोल्ड 80% ऑफ इट्स इंफ्रा इज इंटैक्ट बिकॉज़ इट इज अंडरग्राउंड. दूसरा 2006 में जब वो लिटानी के नॉर्थ में गए, दे हैड कत्यूशा रॉकेट्स, मामूली रेंज थी. अभी दे आर लॉन्ग रेंज फोर्स, वो नॉर्थ से भी आपको मारेंगे. तो नुकसान तो जरूर हुआ है, एंड हिजबुल्लाह हैज एग्रीड टू इट जस्ट बिकॉज दे वांट टू रिकॉन्स्टिट्यूट, रिकैलिब्रेट. दूसरी ये बात माननी पड़ेगी, इतना नुकसान के बाद 16 लीडर्स, 3000 रैंक एंड फाइल, वर बैक इन द बिजनेस. हाइफा पे फायर खोल रहे थे, वहां फायर खोल रहे थे. इस सेंस में जो ईरान की प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी है यार, हूथीज अब्राहम लिंकन पे मिसाइल मार रहे हैं. द ईरान प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी has worked to a large extent. ईरान की अपनी मिलिट्री वीकनेस होगी, बट सी अगर इन्होंने ज्यादा दबाव डाला, दो प्रॉब्लम्स है इन द मिलिट्री एस्केलेशन ऑफ इजराइल. ईरान इज जस्ट 2 weeks फ्रॉम वेपनाइजेशन एंड अबाउट 8-9 weeks फ्रॉम ऑपरेशन. 10-12 हफ्तों में दे विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर, अगर उन्होंने मन बना लिया. उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस? एंड दिस इज वेयर ट्रम्प विल आस्क
Netanyahu to go slow. अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा डर क्या है कि वेस्ट एशिया में रशिया और चीन का दाखिला नहीं होना चाहिए। अगर सीरिया कमजोर पड़ा, जो लग रहा है, अलेप्पो तक पहुंच गए, मैंने सुना वो अगला जो टाउन है हम वहां पहुंच गए 150 किलोमीटर फ्रॉम डेमस्कस। रूस और चीन का अगर दाखिला हुआ तो जो प्रॉक्सी वॉर यूरोप में हो रही है वहीं होगी। So it is not going to be between Iran and Israel. It's going to be. Sir, what do you think militarily? What is this obsession with Syria? See, सीरिया का पूरा खेल ये है that सीरिया में it is Israel and the Americans versus and anti-Assad forces versus Bashar al-Assad versus Iran, Hezbollah, और उस तरफ टर्की भी है उनके साथ। तो टर्की ने भी मदद की है HTS का इसमें। टर्की तो सर हमेशा पिछली बार भी जब सिविल वॉर शुरू हुई थी, जब हुई क्या थी, कराई गई थी तो आईसिस बना करके, तो उस समय भी जितने आईसिस फाइटर्स दुनिया भर से आते थे वो ट्रांजिट कहाँ से करते थे? इस्तांबुल से करते थे। दे वर ऑल सेंट इन बाय टर्की। सो नाउ इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम। सीरिया में ऑल द एम्युनिशन डंप्स फॉर हिजबुल्लाह आर इन सीरिया। If Israel has to attack Iran, it has to take out all those radar AD systems which are in Syria. So Syria in that sense has become an operational contest between Israel and Iran. उसमें ये टर्की वर्की भी दाखिल हो गए। अब देखिए ये जो HTS है, it is an affiliate of the Al-Qaeda, तो टेरर एंगल भी आता है। And Russia is propping up Bashar al-Assad because of the larger proxy war. HTS का सारा इक्विपमेंट अमेरिका से आया है। So it is that आईसिस का भी सारा वहीं से आया था। एंड टर्की का एक इंटरेस्ट ही है। टर्की इज एक्चुअली प्लेइंग दिस मिडिल गेम फॉर वेरी लॉन्ग। इनके भी ना ये फंसने वाले हैं। दे कॉल नेतन्याहू अ वॉर क्रिमिनल एंड येट इन मेनी एक्शंस लाइक दिस HTS दे आर ऑलमोस्ट ऑन हिज साइड। So Turkey is playing this game. सर वो मुस्लिम ब्रदरहुड का कैरेक्टर है। So it is a very complicated game. But देखिए ये हुआ क्या यहाँ पे? Russia was distracted by Ukraine. It pulled out its generals. It pulled out its air power. Wagner भी नहीं है अभी। Wagner भी खत्म हो गया है। ये जो weakening of Russian presence, Hezbollah presence, it was no coincidence. They were watching HTS कि भाई Hezbollah भी कमजोर हो रहा है because of what is happening in Lebanon. So it can open up a new war zone. और अगर Russia, if Assad is taken out of power, जो लार्जर प्रॉक्सी वॉर है वो तो और घनिष्ठ होगी। तो ट्रम्प के वॉर एंड क्या वो तो बढ़ेंगे सर। लेकिन अगर हम देखें तो जो इराक में जो एसेट्स है, जो मिलिशिया है प्रो ईरान, वो अगर हिजबुल्लाह थोड़ी कमजोर भी हुई हो उनको डिप्लॉय कर देंगे सीरिया में। वही ना इराक मिलिशियाज वगैरह जो हैं, इराकी द इरानियन मिलिशियाज सीरिया एंड इराक, तो ये सबका मिला जुला खेल है। बट सबसे पावरफुल फोर्स तो हिजबुल्लाह थी। See, Hezbollah was not merely against Israelis. It was ये है पूरी सोच, the genius of that man whom we've discussed on your show. इमाद मुगनी है। अच्छा, वो आपका कासिम सुलेमानी, उसका पूरा खेल है ये। It is a foreign policy crafting, create proxies. And the turning point was when Saddam Hussein was knocked out. When Saddam Hussein was knocked out, Iran stepped in with the Shia militias. तो ये शिया सुन्नी वाला खेल भी है। Sir, actually, sir, Iraq was always Shia majority country. It was being ruled by the Baath party. But that, whatever the facts are, but the fact was that because of him, Iran was kept in check. और देखो यार, now the larger issue is what? I don't think it is this. The larger issue is who is the major power in West? Sir, can you put Iran back? Iran is a very old civilization. Sir, लेकिन I just want to ask, आपने पहले सद्दाम को हटाया। He's an extremist. He's a weapons of mass destruction, this and that. उसी सदाम हुसैन को जिसको आपने यूज किया था ना ईरान इराक वॉर, ठीक है, आपने उसको मिसाइलें भी दी, पैसे भी दिए, सब कुछ दिया था। देन आपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक थ्योरी फ्लोट करी जो कि फेल फ्लैट। Lack of common sense in international security. Yes. Many Americans say the biggest mistake was taking out Saddam. Yes. So आपने पहले उसको हटाया, फिर उसकी जगह पे जो लोग इंस्टॉल हुए शियाज,
अब आपको उनको हटाना है। मतलब पहले आपने सुन्नियों को मारा, अब आप शियाओं को मार रहे हैं, अब ले दे करके आपने मुसलमान मारने हैं, ठीक है। एंड लॉजिकली अगर आप इसको देखो, ठीक है, अच्छा वो मुसलमान नहीं मार रहे, आप सबको डेमोक्रेसी बनाओगे। नहीं सर, whereas there are so many forms of government, sir, you can't teach your democracy to India, you can't teach your democracy to China, not to Iran. They Yes. are all old civilization. हाँ, एंड आप बेसिकली आप एम्पावर किसको करते हो? इनको तो मार रहे हो, जो डिसिप्लिन लोग हैं वर्दी पहनने वाले, इनको मार रहे हो। और ये जो टोयोटा की एसयूवीज देते हो और जो आरपीजीज देते हो, जो रॉकेट लॉन्चर्स और ये सारे देते हो, वो किसको देते हो? आईसिस को देते हो। जो जेलों में बंद थे इराक में, उनको निकाल करके, जो ऑलरेडी सद्दाम ने लॉक किए हुए थे, उनको निकाल करके उनको आईसिस में भर्ती कर दिया, आईसिस बना दी। बगदाद में आईसिस बनी, लड़ रही हो जाके सीरिया में। आई मीन सर, ये So you needed the common sense of Trump to tell you that end the endless wars. Yes. क्या बेवकूफी कर रहे हो? This is no way. और फिर वही रेफ्यूजी बन के फिर यूरोप में जाते हैं, फिर रोते हो कि हमारे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आई मीन दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। तो लेकिन सर ये जो अमेरिका, देखिए उससे बड़ी बात, दिस इज एक्चुअली अ क्रिटिक ऑफ द अमेरिकन एंड मेनी ऑफ अस एडमायर। बाकी उनका जो टैलेंट सिस्टम वगैरह है बड़ा अच्छा है, बट उनका स्टेट क्राफ्ट आप देखिए, किसिंगर ने उनको एक चीज सिखाई कि भाई एक गलती मत, नेवर, डोंट लेट रशिया एंड चाइना, बुनियादी चीज क्या क्या। सो आई keep saying common sense. Trump is common sense. Thank God he didn't go to Harvard. Yeah. He may turn out to be USA's savior. Yes. सर लेकिन अब वेस्ट एशिया का यू लुक एट इट, वेस्ट एशिया, गोलान हाइट्स सर स्ट्रेटेजिकली तो इसराइल के पास है, तो दे डोंट नीड एनीथिंग मोर फ्रॉम सीरियंस बिकॉज दे ऑलरेडी ऑक्यूपाई द हाइट्स, ठीक है, जहां से बैठ के वो पूरा का पूरा सीरिया मॉनिटर कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जब पास गोलान हाइट्स है, यू डोंट नीड एनी मोर टेरिटरी इन सीरिया। आप फिर से आप अंदर वो भेज रहे हो ये सारे के सारे, मतलब मिलिटेंट्स कह लो या आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, आप उनको पैसा भी दे रहे हो, ये भी सब कुछ दे रहे हो। मैं कहता हूँ वो असद को टॉपल ही कर देते हैं, मैं मान लेता हूँ असद टॉपल हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट? सीरिया इज ऑल्सो 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। वहां मिडिल ईस्ट में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन वही है। मतलब इजिप्ट इज नॉट लिटरली वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट, ठीक है, वो थोड़ा अफ्रीकन साइड में रहता है, बट प्योर वेस्ट एशिया जो है ना, वहां पे जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है इट इज सीरिया। अब वहां पे टॉपल कर देते हो, ये सारे जाकर के ये आईसिस वाले या इनके जैसे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, अलकायदा वाले, ये जाके वहां पे कब्जा कर लेते हैं, फिर उनसे लड़ने फिर जाएंगे बाद में। एंड पहला जो वेव ऑफ रेफ्यूजीज क्रिएट हुए सीरिया से, मिलियंस, अभी सेकेंड क्रिएट होगा तो कितने जाएंगे? This is a very good question. And not only me, very independent minds like John Mersheimer have been arguing this. भाई देखो, how sensitive is America to its own periphery? आपके इलाके में, in the vicinity of the Atlantic, तो कोई नहीं है threat. In fact, when you were threatened, you were far more brutal. जो इन्होंने मेक्सिको के साथ किया, कनाडा के साथ, क्यूबा के साथ किया। So if you are so respectful of your own periphery, does Putin need a periphery to be respected? Does China need a periphery? Taiwan इतना दूर, value के चक्कर में, और whatever, what do they call that? That whole Taiwan agreement, क्या नाम है? Anyway, you are not respectful of anybody else's periphery. That is the larger question. So I think USA really has to revisit its thinking on this. भाई जैसे आपको अपना पड़ोसियों का जो क्षेत्र है, वहां तो you ensure nobody comes. What happened when the Russians moved the missiles in the Cuban crisis? They were almost willing to take it to nuclear war. And हर जगह, बाकी जगह दखल under this value allies business. और दूसरी जो सबसे बड़ी चैलेंज उनकी है, देखिए ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसको भी सुधारेगा, which is good for us. एक ट्रम्प सिंपथाइजर हैं एल्ब्रिज कोलबी, who says कि India, good news for India, is a far more valuable autonomous partner than all these pathetic dependencies in our alliance. Europe सबसे अमीर और डिफेंस में कुछ खर्च ही नहीं करना, यूएसए ने खर्च करना है. At least we have stood up to China. They value that. We don't want your blood treasure. We only want technology. America is realizing the importance of our strategic autonomy. एक और बात जो मैं बात करता हूँ ना एफिशिएंसीज की, आप ये देखो, रशिया
economy $2 trillion. USA and West, who's winning? Russia. These are all, when you go into the deeper issues, when Elbridge Colby says that we now value autonomous partners like India and not those pathetic dependencies, he's pointing to Germany and all these places. NATO, veto. ये जो इनका वो था ना कि भाई वी कैन मर्कल कि भाई गैस मिलेगी प्यूटिन की और कुछ चाहिए नहीं हमको. एंड दिस सी आई हैव रियली यू आल्सो वुड हैव सीन इट 2000 onwards. I mean, it seemed to ये पूरी it was in the air. Intellectual snobbery थी पूरी कि भाई economy is the only thing which matters. Who needs armies? Fools fight. You are in the middle of the fight, my dear. You're up. Sir, So this concluding. Anybody, geopolitics is extremely brutal to anybody who is disrespectful of national security. अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा का निरादर करेंगे, consequences will be brutal. It spares nobody, not even the United States of America. Your budgets became inefficient, your statecraft, as I said. Advika, मैंने बताया आपको Advika. Advika के surrender से पहले, William Burns did an audit of 2 Ukrainian brigades. One had 15 artillery rounds. One had 44 mortar rounds. मजाक कर रहे थे आप. You had to surrender because you were disrespectful to national security. We must be respectful to national, not jackpot around the world. These are all these lessons which आप बिल्कुल peripheries we have to see. वही देखिए चाइना के साथ हमारी क्या प्रॉब्लम है. अभी जो प्रधानमंत्री जी और उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट सी की, इफ यू सी द रीड आउट, चाइना टॉक्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, एशिया साइलेंट. वी आर सेइंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर एशिया. उनका हिंट क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड बट यूनिपोलर एशिया, वन टाइगर ऑन अ हिल. तो इट फ्लोज फ्रॉम दीज इश्यूज. ये जो प्रॉब्लम्स है यहीं से शुरू होती है कि अमेरिका वांट्स अ स्टेबल पेरिफेरी बट टू द वर्ल्ड इट विल प्रीच. अब देखिए कैसे, एंड आई डोंट थिंक इट्स बाय एक्सीडेंट. मैंने आपके शो पे बहुत बोला है, क्रिक का एक बार जिक्र हुआ था. अब देखिए क्या हुआ. Putin goes to Xi and says friendship without limits. You keep imagining what it means. तो सब Biden said, Blinken, Antony Blinken, anything will happen but China will not give weapons. क्या हुआ? From chips to microelectronics to jamming equipment to everything. जो भी शक था, नॉर्थ कोरिया ने 10,000 ट्रूप्स दे दिए. Friendship without limits. They will say there are no articles. They don't think like you यार. Article 5, Article 6, Article 7. ईरान से उनको ड्रोन्स मिले, नॉर्थ कोरिया से एम्युनिशन मिला. अच्छा, अगर ये सब मिल रहा है, वो क्या कर रहा है? देखो, रशिया is giving both North Korea and Iran missile technology to enhance their range and precision. North Korean missiles will point at the American heartland. Next time there is a crisis, Russia will say, don't look at us. Even the North Koreans are pointing at you. So this crick is not accidental. It has fragmented American power across theaters. This is the point I'm making, that India has to need long term. मैं एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ जो किशोर महबूबानी से. He says, when this whole business analyzing weaknesses, उन्होंने एक चीज देखा. Soviet Union fell because USA challenged the Soviet Union in its periphery. Europe, Eastern Europe, Japan, South Korea. देखो ये मानना पड़ेगा चाइना कितना दूरदर्शी है. आसियान खड़ा हुआ 1967 में. ASEAN, when it was set up, it was condemned by both Soviet Union and China. It was viewed as an American grouping. But ASEAN asked the Americans and the British for a free trade agreement. They were snobbish. They said, we don't do trade with you. We do it with the EU, European Union, EID. China was nobody. 2000, it does a free trade agreement with ASEAN. Today, in 2000, Chinese trade with ASEAN was $45 billion. Today it is $975 billion. USA's trade with ASEAN, 2001, $35 billion. Today it is $450 billion. The largest trading relationship in the world is not EU-America, though they're all allies. It is ASEAN and China. Now, when it comes to making geostrategic choices in ASEAN, जब उनका इतना strong trade है, will they not think twice? ये मानना पड़ेगा चाइना के. So when we talk of our statecraft, इन सब चीजों का मिश्रण होना पड़ेगा. See their periphery. They have actually done a very deep analysis. 100 साल जाके पीछे 200.
लोग कहते हैं ना अमेरिका राइट्स स्ट्रैटेजी, यस दे राइट वेरी गुड स्ट्रैटेजी, एआई स्ट्रैटेजी, डिफेंस स्ट्रैटेजी, तवज्जो एक पे नहीं, फॉलो अप जीरो, प्रोसेस. चाइनीज राइट स्ट्रैटेजी टू डिसीव. तो उनका तो है कि भाई लुक ईस्ट फायर वेस्ट टू क्रॉस द ओशंस, रिसीव द हेवंस. दे हैव अ 100-year मैराथन. 100 साल से उनके सोल्जर्स, ब्यूरोक्रेट्स, थिंकर्स, डोमेन स्पेशलिस्ट के दिमाग में डाला है कि 100 साल में वी हैव टू बीट अमेरिका. किताबें लिखी जा चुकी हैं. इज दैट बिकमिंग अ रियलिटी? फॉर्चुनेटली यस. सो आई से यार जब स्ट्रेटजी की बात करते हैं ना, स्ट्रेटजी मत लिखो, 100-year मैराथन होनी चाहिए. दिमाग में होने चाहिए हर एक जनरल का ये वो कि भाई वी हैव टू बीट देम. दिस इज द चैलेंज विद चाइना, और देयरफॉर वी हैव टू, बार बार मैं कहता हूँ, वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम. चीजें हो रही हैं सर. लिबिया में भी हम देख रहे हैं, लिबिया हैज बिकम द ग्लोबल सप्लायर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनेशंस. मतलब एक तो स्ट्रीट फाइटिंग जो चल रही है वहाँ पावर को लेकर के, वो तो अलग है. देर आर जोन्स क्रिएटेड. अभी जब अमेरिकन भी गए जब अफगानिस्तान से, तो मेजॉरिटी ऑफ द वेपन्स that were left there, they landed up in Syria and they are open for sale. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस खरीद के लेके गई हैं वहाँ से. आई होप कि द इंडियन अथॉरिटीज आर कीपिंग अ ट्रैक कि उनमें से कुछ हमारे यहाँ ना आ जाए. डू यू थिंक कि ये जो वेस्ट एशिया को जो डिस्टेबलाइज, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं सर, वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं. मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, सेलिब्रेट करते हैं ना, बिकॉज कि यार चलो, अरे मार दिया इजराइल ने, मार दिया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ. मैं कहता हूँ यार वो आपको आज नहीं समझ में आ रहा है. ये जो डिस्प्रपोर्शनेट बॉम्बिंग होती है ना, कि आपने 1 लाख पाउंड बम एक दिन में गिरा दिया, आपने 5,000 लोग एक ही दिन में मार दिए. मैंने कहा यार दिस इज नॉट ब्रवाडो, ठीक है, दिस इज नॉट ब्रेवरी. मैं कहता हूँ यार ये तो ठीक है, आपके पास बॉम्बर है, आपके पास अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे का बम है, आप लेके गए, आपने वो पटका खोला, वो सारे बम गिरे, लोग मर गए, कोई दिक्कत नहीं है. आई मीन उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होती है, जो जब लिबिया में क्रिएट हुई, कि वो आर्म्स मार्केट इतनी बड़ी ग्लोबल बन के खड़ी हो गई. अफगानिस्तान में जो हुआ, उसका जो रिपल इफेक्ट अभी आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं. जब ये कंट्रीज डिस्टेबलाइज होंगी, आपको क्या लगता है ईरान जब डिस्टेबलाइज होगा तो उसका इंपैक्ट हमारे यहाँ नहीं पड़ेगा? देयर इज अ ह्यूज शिया पॉपुलेशन इन इंडिया व्हिच इज स्पिरिचुअली वेरी मच अटैच्ड to the Khomeini and his regime. I mean, he's the Imam. You like it or you don't like it. Maybe you don't understand the significance of it. But if that happens, and if Khomeini is killed, like Nasrallah was killed, I mean, the streets in India will also, feel the heat. तो सर ये जो वैक्यूम क्रिएट करके जाते हैं, और फिर वैक्यूम में जिस तरह के लोग आते हैं, और फिर वहां पे जिस तरह के काम धंधे शुरू होते हैं, वहां के जिस तरह के हथियार आते हैं, फिर आपके एनिमीज उनको यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज वो तो कॉन्फ्लिक्ट जोन के हथियार हैं. आप तो नहीं कह सकते ये तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो है ये राइफल है, या आप ये नहीं कह सकते ये तो चाइना की मेड राइफल है. वो तो अमेरिकन मेड राइफल होगी, रशियन मेड राइफल होगी, वो तो इलीगल मार्केट में बिकी है. So, and people will get killed here also. So don't you think, sir, please explain this a little to our viewers. War is good, but senseless war, how dangerous it can be. तो बिल्कुल, I mean, I'm nobody to explain, but I can just give a few comments in humility. I agree with you totally. My whole argument is that invest in deterrence. Don't need to fight. Wars are a sign of geopolitical incompetence. If you have to get to fighting wars, it is geopolitical. For example, we should measure our relationship with China and see, fight only if you are strong. If you are not strong, don't fight. What is the wisdom in fighting if you are not strong? But we can deter China. जो दूसरा argument है ना, that is also a very good argument. Should we look at the world from this perspective of Western values and democracies? Or should we look at the perspective of civilizations? Indian civilization is very different from the American civilization. We are also a democracy. We have an entirely different set of values. Our democracies will be different. America should respect our democracy and not expect us to ape them. And we should not ape them. Offline जो हम बात कर रहे थे, हमारी problem ये है that we went and aped the Western system at the cost of our own civilizational sense. So you're right, India is a great civilization, Iran is a great civilization, China is a great civilization. So is America a great nation. It's a nation of innovation.
can we respect each other instead of trying to paint the world in the American eye? कि भाई सबको अमेरिकी बना दो. And it is the same hubris which has led to things like attacking Libya, ye wo. You know, and see, even Iran, somebody said that China, by America, made the mistake of investing in the dynasty and not the people. The people rebelled when the Shah was overthrown and all. And it is also invested in the wrong dynasties. So, America का problem क्या है कि they make two very different arguments. एक तरफ तो preach करते हैं value and suddenly American self-interest. So either you see the world from a realistic prism कि भाई everybody is self-interest, or you see it from the civilization prism. Civilization prism से देखोगे, then you should learn to coexist. और self-interest के देखोगे, if you real hard ball, हमें क्या करना चाहिए? That is the question. मेरा ये मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम is a very good idea. One earth, one family. But why forget the wisdom of Swami Vivekananda, who said that ultimately the world is but a gymnasium where nations come to make themselves. So power is inherent. So we have to play both the games well. That is all we can do. And I think in the immediate aftermath of our independence, the mistake that we made, that while we embrace some good Western practices, we forgot the wisdom of our own chaps. Swami Vivekananda, Guru Tegh Bahadur, Chanakya, so many others. We are not merely a land of spiritual thinkers. We are also a land of hard-nosed realists. And warriors as well. And warriors. We should combine that in our statecraft. हम बात कर रहे थे बाहर. I mean, look at Ramayana, look at the Mahabharata. I'm not well read on them, but they have some very powerful lessons. So from that sense, we have to do this. And also the smarter Americans are now beginning to realize this. They don't want to impose their values on our values because ऐसा होगा नहीं. And see, today China, the country may be different from yours. They have a different system. They are a powerful country. Their economy is 80% of your economy. Look where they are in technology. You will have to find a modus vivendi. As somebody says, America, if it can reconcile to the fact that it is no longer undisputed number one, if it can make strategic adjustments to the fact when it may be number two, no given, China also is in a lot of trouble. That is the challenge for USA because they have been number one for so long. उनको तो और कोई these are the challenges. अब मैं ये कहता हूँ, how can we use this to complicate China's rise? There are many smart ways of doing that. Because we are also number three, but we have the advantage that while 1 and 2 battle it out, how can we make sure to complicate China's rise and secure our own rise? That is also not a given. Amrit Kal needs to be secured. So therefore it is also, I think, a very interesting time in geopolitics. These are the grim challenges across domains. Somebody said, it's a very good argument. National security is economic prosperity. उनको अलग silos में देखना ही नहीं चाहिए. हम उसको अलग silos में देखें. The other day I was in Ideas India's conclave in Bangalore and some of the smartest economists were in the room. Very good economists. $10 trillion की बात हो रही थी, $12 trillion. मेरा ये comment था, पूरी उस बातचीत में not a word about national security. So economists, if national security is an afterthought in your thinking, कि भाई सारी केक बांट ली अब, that's not a very wise way of thinking. भाई हमारी the guy who shaped America's national security future was not a strategic thinker. He was an economist, Andrew Marshall. So he was a near Nobel laureate in economics, but statecraft. देखो, this is the kind of people we need. हमारे यहाँ भी है. After K. Subramanian, we haven't had any. But see, look at his wisdom. 1980 में he predicts that China will rise. When it was not the flavor. अब तो मैं भी बोलता हूँ, आप भी सभी बोलते हैं. And he said, China's rise will not be peaceful. ये है penetrative thinking. दूसरी बात. So just for our viewers, 5 seconds. I lose this thought फिर. हमको बताया गया साहब, Cold War was won because America's Soviet Union economy collapsed and American economy triumphed. True, but part truth. It was also a contest of accuracies in technology.
chips. Because of chips, America won. So there is a whole story to it. हमको बस एक इकोनॉमिक स्टोरी बताइए। ये सब। By the way, K. Subramaniam is the father of our foreign minister, Dr. S. Jaishankar. You go back to his articles of history. They are distinct. They are unique. He was a civilian who first argued for a CDS. Yes. Not a Fauji. And he said, जब लोगों ने कहा CDS बड़ा powerful हो जाएगा, he said CDS will strengthen civil military control. How perspicacious. So India today needs civilians who resonate with the military on national security. मैंने आपकी ये बात की ना, आप लेटेस्ट फॉरेन अफेयर्स लीजिए आपके दर्शक, उसमें एक आर्टिकल है टोटल वॉर, मीरा somebody. अरे यू सी हाउ सिविलियन राइट्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी, व्हेन आई रेड इट मेरे को लगा यार मैं जनरल हूं एंड आई कांट थिंक लाइक दैट, शेम ऑन मी। सिविलियन, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन आना चाहिए। Civilians who write on matters of national security and resonate with military. सर के सुब्रमण्यम ने तो सर इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी उसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, बट ही वाज sabotaged by ब्रजेश मिश्रा. Read his book Shedding Shibboleths. Yes. Shedding Shibboleths. Brajesh Mishra, didn't pay heed to his advice, but he was no doubt one of the biggest strategic geopolitical thinkers. Original thinkers. Moving ahead, sir. आ जाता है यूक्रेन वॉर. 1 महीने में खत्म हो रही है, 15 दिन में खत्म हो रही है, 2 महीने में खत्म हो रही है. मतलब वो वॉर शुरू हुई, उसके बाद में वॉर शुरू हुई, खत्म हो गई, मतलब सीज फायर हो गए, वो वॉर चल रही है. और मतलब इंडियन मीडिया अगर किसी से टायर्ड हो जाए ना सर, तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत लंबी चीज है, क्योंकि 15-20 दिन 25 दिन तक तो ये लोग भी लगे रहे. रोज बता रहे थे, बड़े बड़े थिंकर्स आ रहे थे टीवी पे कि बस कल रशिया लपेट रहा है, परसों रशिया लपेट रहा है. न रशिया लपेट पाया. और बाय द वे जितना यूक्रेन को पैसा दिया गया फ्रॉम द अमेरिकन टैक्स पेयर्स, जितना एम्यूनिशन दिया गया, जितना कटिंग एज टेक्नोलॉजी दी गई, जितना इंस्टीट्यूशनल मॉरल ग्लोबल सपोर्ट खड़ा किया गया, हॉलीवुड से लेकर के, मीडिया से लेकर के, सब, आई मीन रशिया हैज फॉट प्रीटी वेल against all odds, without any allies, under sanctions. मतलब sustaining this long is a... तो देखिए 2 lessons हैं इसमें which we should consider. एक तो युद्ध की हकीकत क्या है, what is happening on the front lines, जो उसकी ना जैसे कहते हैं कि अग्रिम पंक्ति हैं, front lines. ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि does technology alone matter? Certainly not. See what's happening in Ukraine. Russia is winning on the ground क्योंकि मैन पावर, सैनिकों में उसके जो सैनिक हैं 3 गुना, मैन पावर एडवांटेज 3 टाइम्स, ड्रोन्स एडवांटेज 6. हु स्टार्टेड ड्रोन्स? यूक्रेन. हु हैज कॉपीड एंड मास्टर्ड? रशिया विद ईरान. आप सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये ईरान को भी मानना पड़ेगा. उन्होंने ततारिस्तान में फैक्ट्री लगाई 6 टाइम्स, मैन पावर थ्राइस, ड्रोन 6, आर्टिलरी 10 टाइम्स. अच्छा देखिए ड्रोन्स ने फिर क्या कमाल किया. Drones have gone through trenches. They have penetrated tanks. They've been used as strategic air power. देखिए इन्होंने क्या किया इंफ्रा में. जो पावर कैपेसिटी है यूक्रेन की, उसकी क्षमता 60% कम हुई. They've degraded power. Heating capacity 80%. Winter is coming. Trump is also coming. And Ukraine. Who's winning? Russia. You have to concede. You have to concede this. Sanctions, उसने sanctions ऐसे घुमाए हैं that Germany is supplying, violating sanctions, supplying directly to Russia through a third country. Sanctions भी लागू नहीं हुए हैं. और जो ब्रॉडर उसका पुशबैक हुआ है, जो अभी ये ब्रिक्स वगैरह समिट में था, भाई पुतिन और चीन वगैरह कह रहे हैं कि हमारा आपसे जरा सा मतभेद होता है और हमको सैंक्शन लगा देते हैं, पुशिंग अस आउट ऑफ द स्विफ्ट सिस्टम, वी विल क्रिएट अ सिस्टम. ये जो अमेरिका की जो ह्यूब्रिस This just got challenged solidly. वो भी पूरा पुशबैक है वो ब्रिक्स वगैरह में. So these multilateral institutions which have failed, I mean Russia, BRICS is the new Karam Bhumi of China. सर सॉरी, अभी इसी आदि डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आया था ट्रूथ सोशल पे, जो कि ट्रंप की खुद की सोशल मीडिया कंपनी है. ट्रंप हैज पोस्टेड ऑन इट कि ये जो ब्रिक्स की करेंसी की बात आ रही है, हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट? मैं व्यूअर्स के लिए एक बार पढ़ देता हूँ वो एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट
दी है डोनाल्ड ट्रंप ने. The idea that the BRICS countries are trying to move away from the dollar while we stand by and watch is over in capitals. We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can go find another sucker, quote unquote. There is no chance, the sucker is in quote unquote. There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in the international trade, and any country that tries should wave goodbye to America. तो पहला कमेंट तो यही है भाई, not wise to quote Trump directly, you end up quoting sucker. No, but see, this is a challenge. Now, if this is Trump's reaction, क्या trade war, क्या currency war भी. Yeah. So this is. अच्छा, दूसरी बात I wanted to just tell you, मैं एक है अलेक्जेंडर मर्कूविस, उसको जरा देखा करें. He does very good analysis. And one on channel called Red Mike, सौरभ शाही, हिंदी में करता है ये जो विश्लेषण है, वेडी very good. So I was mentioning the civilians. You also watch सौरभ शाही. अब अच्छा, दूसरा देखो तो मेन, एक तो ये फ्रंट लाइंस में क्या हो रहा है. So everything matters in national security. Your military industrial complex, drones, मतलब agility, startups, manpower, वो चैलेंज भी कहीं नहीं गया. लोग कहते हैं ना बड़ी सिंपली, ड्रॉ डाउन कर दो आर्मी को. You should not be foolish. Look at the challenge there. Today the biggest problem is that Putin can generate manpower. उनकी army is getting old, 40-year-old, 50-year-old, क्या लड़ेंगे? They don't have the manpower. और वो जो Ukrainians who have, this is how Europe, वो जो भगे हैं यूक्रेन से not fighting, they are getting subsidized living in Europe. मतलब if you run away from the fight, you see how it's working in complicated ways. ये problem है. दूसरा escalation. देखो, escalation has to be seen. In India, we don't talk of deterrence, escalation control. They are very sophisticated topics. For example, in our case, conventional domain में who has escalation dominance with China? Strategic domain में who has, nuclear में who has? See how it play out in real life. So North Korea sends 10,000 troops to Kursk with 6 generals. And Putin says that I will have the right to get North Koreans to escalate the fight. So the West says, all right, you escalate. I have got what you have seen so far. Storm Shadow, ATACMS. ATACMS fire होते हैं, the American tactical missile system, which is long range, 300 kilometers and all. क्यों किए? वो भी देखिए शुरू में आपने नोटिस किया होगा, आपके हमने शो पे बात की थी, HIMARS javelins. HIMARS were so accurate, they took out all 50 Russian ammunition dumps. The Russians develop jamming equipment, disable the satellite signals, HIMARS becomes inaccurate. HIMARS becomes inaccurate. ये हुआ. HIMARS becomes inaccurate, so they can't target the ammunition dumps. And Russia moves the ammunition dumps and its aircraft and all beyond पीछे ले आता है. Range of 250-300 kilometers. और USA ने यूक्रेन को बोला है that you can't use those long range systems. So now as Russia is winning the fight on the front line, its logistics is untouched. Ammunition, reserves, ask any army chap. If I can't fire in depth, I'm fighting a foolish fight. Right. Anyway, तो अभी escalation में ये finally Biden in the dying days of his administration lifts this. Storm Shadow आ गए, ATACMS आ गए. ये जो Storm Shadow missile है, there is a command post in a place called Marino. इनको कुछ int मिला कि उनका Russian defense minister, the Russian general in charge of this area north, and 5 North Korean generals were there in the command post. जब ये Storm Shadow missile fire हुई, उसमें से एक North Korean general और 3 to 4 officers have been grievously injured or killed. But in the escalation dominance, Storm Shadow missiles have gone and targeted chaps you got from outside North Korea. Now this angers Putin, and West thinks कि भाई उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं है. And then he unveils that wonder weapon. That wonder weapon is Oreshnik.
अब ओरिशनिक क्या है? रेंज है 5000 किलोमीटर. Why has Putin built it smartly? Because Trump pulled out of the intermediate range nuclear force treaty. उन्होंने कहा भाई आप इसमें नहीं कर रहे हो, we pull out of the treaty, which gives Russia the opportunity to build these missiles 5000 kilometers. And they have good scientists. I am told it is precise. Mach 11, Mach 12, that at impact it generates temperatures of 4000 degrees centigrade, जो आपको न्यूक्लियर बॉम्ब में मिलेंगे. So people are saying it is a non-nuclear bomb in terms of precision and destruction capacity. And there is no European AD system, American AD system, which can intercept Orishnik. And they have a large arsenal of Orishnik. So look how the deterrence game is playing out. और इन्होंने क्या किया, ये जो दिनेप्रो में जहाँ फायर किया है, there is a Avintosh Air Base, मैंने सुना गहरा नुकसान हुआ. And the larger signaling is what कि बॉस वी हैव ओरिशनिक, आपके पास कोई एडी नहीं है. और लैवरोव ने एक स्टेटमेंट दी है, चेतावनी दी है, यूरोप का जो पूरा एडी सिस्टम है ना, लाइक इजराइल्स आयरन डोम इज इन अ पोलिश बेस कॉल्ड रेजिकोवो. जो एजिस है ना, जो सी वाला है, उसका लैंड वर्जन पोलैंड में, रेजिकोवो में, एंड दैट प्रोवाइड्स द होल एडी डिफेंस टू यूरोप. तो ब्रसल्स, बर्लिन, ये वो सबको. लावरोव ने कहा है अगली बार आपने ये फायर किया, इफ यू एस्केलेट, ये ओरिशनिक हम रेजिकोवो पे दागेंगे. यू हैव नो एडी टू इंटरसेप्ट इट. इफ इट गोज देयर, यू सी व्हाट विल हैपन. द यूरोपियंस विल बी bereft of AD. And the larger messages ki not only here, NATO headquarters, Western capitals, and if you follow it through, then also Washington and nuclear domain. Now, who's winning the escalation dominance? Ground पे तो है ही आपका. My plea is कि भाई वो तो आपने देखना ही है. We are under invested in strategic deterrence, in these various kinds of missiles, layering, AD. इस पे हमने ध्यान देना चाहिए. It is not theoretical. They play out in actual war. So we have to think through this very carefully. अलग-अलग मिसाइल की अलग-अलग खूबी, अलग-अलग operational outcome. It is sophisticated. ATACMS, Storm Shadows, HIMARS, Oreshnik. We have to get these missiles in our arsenal. And we have some capacities, hypersonic, but not just capacity demonstration, operationalization, which is a big challenge. So these two lessons from Ukraine are the most. Bhai, what matters on the front line? Manpower bhi, drones bhi. It is not this versus that argument. Sabhi kuch. And there is another layer of strategic deterrence. और वो देखो दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है भाई, इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मनी. $2 trillion is beating $40 trillion. Sanctions आपके काम नहीं हुए. Ian Bremmer said 4 months Russia will be on its knees. 2 साल हो गए. So that whole economic playbook was overplayed. In fights or in competition between nations, असला बारूद, strategic stuff also matters. सर ये ईएन ब्रेमर या इनके जैसे जितने भी हैं, मतलब हमारे यहाँ भी इनकी कमी नहीं है. सर आपको लगता है कि मतलब आई पर्सनली फील दे डू मोर ऑफ डीप स्टेट प्रोपेगेंडा देन एक्चुअल एनालिसिस, बिकॉज इवन अ बिगिनर जिसने अभी शायद वो इंटरनेशनल रिलेशंस में या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में शायद वो कहीं रिसर्च कर रहा होगा या पोस्ट डॉक कर रहा होगा, उसको भी कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखाई देती हैं एज कंपेयर टू दीज पीपल जो कि masquerade as a liberal, but they're anything but liberal, and they're one of the biggest warmongers this world has ever seen, because वो इस तरह की wars यही create करते हैं, weapons of mass destruction की theories यही float करते हैं. रशिया the great evil power, और हॉलीवुड में मूवीज भी यही बनाते हैं कि रशिया wants to do a nuclear strike in America. एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं ना, एक दुनिया का माइंडसेट रेडी करते हैं. बट मेरा आपसे, आई मीन जस्ट लेट मी एंगेज विद यू ऑन दिस. दैट मे बी सो, बट व्हाई डू वी हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? वेयर आर आवर कंजर्वेटिव थिंकर्स? I keep saying we should have civilians who have the other viewpoint. I agree. So we must challenge them. If we challenge them based on... See, I also have made so many assertions today. I may not be right on all assertions because it's a very deep and complex matter. Bilkul. We should do it. एंड सर जाते जाते सैम और सगत को बोले बिना हमारा पिंडदान नहीं होता, तो सगत बिल्कुल करना है, बट वो इतनी चीजें और आ जाती हैं.
But we must do that. Yes. Military leadership. That is another domain. Yes. उस पे बातचीत नहीं हुई. Ultimately, wars are won by good military leaders. तो Yes. Sam Sagat भी चाहिए technology के. Right. I was just. Have you ever called General Satish Dua to your program? नहीं. He's writing a book on a guy called Naib Subedar. I have done one video with him some 4 years ago, but that was not a podcast. You just recommend on Naib Subedar Chunni Lal. देखो क्या valor की बात करते हैं. Chunni Lal as a 19-year-old was part of Mana Singh's attack on that post. Yeah. In Siachen. Yes. Mana Singh कहता है 19 साल की उम्र में मैंने देखा ये निडर था. I saw fearlessness in his eyes. जो उन दिनों के कोर कमांडर थे जनरल समी खान, he told him कि जो आपने काम किया है वो देवता, your valor was godly. उसमें उसको मिलता है मेरे ख्याल से सेना मेडल. 5 साल बाद in Punch he does counterinsurgency and gets a Veer Chakra. And 5 years later in Kupwara another operation, Ashok Chakra. Highest peacetime gallantry. This time supreme sacrifice. इस बंदे को देखो, gallantry की भी levels. Gallantry is so sublime. And he's from the same battalion as General Dua. Okay. And General Dua was his CO. And General Dua कहते हैं, see the day I was told. General Dua was in Dogra ना? नहीं. Jack-Lai. He says that वो जो when I knew कि Chunni Lal was in a place, I rested easy. Look at it's not only valor, combat genius. इन चीजों पे भी बात करनी चाहिए. Right. You must call general. This is what makes the army such a rarefied. Where I've used a phrase where gallantry is a tradition and valor a way of life. Chunni Lal's, can you imagine? 3 medals of gallantry. Ultimately supreme sacrifice. Right. And growing. The closest I can listen ये वो leadership वाले में जनरल जोरू बख्शी. और हम जैसे लोगों को PVSM वगैरह मिला है. PVSM. He got a gallantry award in every rank from company commander to div commander. Gallantry. ये जो पहलू है इंडियन आर्मी का, valor, gallantry. That book you must read. Definitely. जनरल दुआ को आप बुलाएं. बिल्कुल. This aspect I thought must. Sure, definitely. Thank you so much.